प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक की बात हो रही है, तो उसमें आपकी गणित की जो पाठ्य पुस्तक होती है कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ए ऑप्शन, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए, बहुत से अभ्यास अच्छा नहीं लगता है। और आपका सी ऑप्शन है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। सी ऑप्शन में आपसे कह रहा है आकर्षक और रंगीन बता रहा है। सी ऑप्शन में आकर्षक होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। देखिए आकर्षक और रंगीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है आकर्षक और रंगीन गणित की बुक होनी चाहिए, तो होगा नहीं। ठीक है, वह मोटी और बहुत बड़ी होनी चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पे इतनी मोटी बुक का आप क्या करेंगे, तो डी तो होगा नहीं, मोटी और बड़ी होनी चाहिए, आकर्षक रंगीन होगा नहीं। और बी वाला उसमें केवल बहुत से अभ्यास भी नहीं होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारे अभ्यास दे दें। तो मैथ्स की बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी आप जो गणित की अवधारणाएं बच्चों को सिखा रहे हैं उनका परिचय संदर्भ के आधार पर होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संदर्भ में होता है। तो देखिए वैदिक गणित से कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे हम लोग जो ट्रिक लगाते हैं वो वैदिक गणित से ही निकल के आती है। तो विद्यार्थियों की गणित की परिकलन प्रक्रिया की समझ, नहीं ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान का कौशल, बी वाला, हाँ कुछ कुछ चांसेस हैं समाधान का कौशल, तो बी वाला शायद हो सके। विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता के लिए ये योग आपका सब्जेक्ट है। गणित में गणना में कौशल तथा गति, हाँ वैदिक से कौशल आता है गणना में और गति आती, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो जो वैदिक गणित के लिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संक्रियाओं, देखिए संक्रिया की बात हो रही है, संक्रियात्मक अवस्था ये आपने पढ़ी थी ना सीडीपी में, टेट वाले में, तो संक्रियाओं को करने में सक्षम है, यानी संक्रियाओं करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो बच्चे की अवस्था हो गई पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये सब अवस्थाएं आपने पढ़ी थी। तो इसमें देखिए सामने सामने दिख रहा संक्रियात्मक अवस्था, जब संक्रिया है तो संक्रिया से क्या हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था, ये तो देखते ही हो जाएगा। ग्रिड वर्गाकार कागज पे खींचा गया है, देखिए आपको ग्रिड दिया गया, वर्गाकार कागज है ये, तो इस पर जो आपका ग्रिड दिया गया, ये देखिए आपने पढ़ा होगा प्राइमरी लेवल फर्स्ट क्लास में जब आप बच्चों को सिखाते हैं फर्स्ट और सेकंड में कि बच्चा वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, तो ये आपका ग्रिड है। तो उसमें वंस पे क्या है 3 नंबर या 3 हो गया, और टेंस पे क्या 3 नंबर, तो इसको आप जब लिखोगे तो कैसे लिखो 33 लिखोगे। तो बच्चों को आप कैसे बताते हो 3 × 10 + 3 × 1 30 + 1 = 33, ऐसी तो आप समझाते हैं फर्स्ट क्लास में बच्चों को जब पढ़ाते हैं। तो ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, स्थानीय मान की अवधारणा पे, यानी कि ये स्थानीय मान की अवधारणा पे निरूपण संकेत करता है। दाई और इकाई की तुल्यता पे, तो तुलना तो नहीं हो रही इधर दाई इकाई की। गणितीय खेल भी नहीं है कोई, ये गिनतारा अबेकस की संख्याओं की, देखिए अबेकस ऐसा नहीं, अबेकस ऐसा होता है उसमें डंडे बने होते हैं, इस तरह के नंबर होते हैं, ये अबेकस होता है। तो अबेकस तो ये है नहीं, एक इस तरह का अबेकस बन जाता है, उसमें कई सारे स्थानीय मान की अवधारणा। तो आप यानी कि स्थानीय मान यानी आपकी प्लेस वैल्यू आप बता रहे हैं कि स्थानीय मान होता है कि स्थायी मान होता है। तो स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, स्थायी मान होता है फेस वैल्यू, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। दी गई आकृति की दर्पण छवि, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि दी गई आकृति की दर्पण छवि हो जाए। और दी गई आकृति कितनी सममित रेखाएं, नहीं दर्पण छवि वो आपकी सिमेट्री की बात हो रही है। आपने अगर 4th क्लास की 5th बुक देखी होगी या आपने 5th की बुक देखी होगी, 5th में भी सिमेट्री है, 4th में भी सिमेट्री है। तो दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा नहीं हो सकता है। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। सममिति आपकी सिमेट्री होती है, जैसे आपने ये झंडा बना दिया है, बीच में जो चक्र है बीच में ये सिमेट्री होती है, तो इसी तरह का झंडा इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका ये हो गया, अशोक चक्र 24 तीलियाँ होती हैं, तो ये सिमेट्री इस तरह से पहचान होती है कि बिल्कुल उधर प्रतिबिंब बन जाता है। तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे की सममिति रेखाओं की संख्याओं की पहचान कीजिए, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन, समझ में आ गया क्वेश्चन, लचीलापन की बात हो रही है, लचीलापन की ओर संकेत करता, तो आप लचीलापन पकड़िए। ठीक, तो गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है
समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। बी आपसे कह रहा है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। यानी आपके पास कोई समस्या सवाल आएगा तो उसमें आप एक से ज़्यादा सूत्रों का या उपागमों का यूज़ करें, उससे सॉल्व करें। जरूरी नहीं आप एक ही तरीके से सॉल्व करें, एक से ज़्यादा सूत्र का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे 5+3 आपका दिया गया है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रयोग प्रश्न होगा। तो इसका प्रश्न क्या होगा भाई? देखिए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हो सकता है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो जाए? कोई दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो देखिए 5+3 बराबर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क 8। तो ये इस प्रश्न में मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया गया मुक्त उत्तर प्रश्न बताइए, मुक्त उत्तर। तो इसमें कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो जाए, ये कह रहा है सी ऑप्शन। डी क्या कह रहा है? 5 और 3 का योग क्या होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। और 5 और 3 का योग क्या होगा? तो ये दोनों तो एक जैसे आंसर हो गए ना। और डी तो होना ही नहीं, बी वाला तो होना ही था। बचा क्या? सी बचा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। यानी गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना की बात हो रही है। तो देखिए गुणन तो 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्याओं से गुणन करना। देखिए 2 अंकीय संख्या की बात तो की नहीं गई, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह के गुण, ये हो सकता है। गुणन पर आधारित समस्या, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि शब्द समस्या हो रही है हमारे सामने। 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना है, नहीं, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा। तो 3 नहीं होंगे, बचे बी ऑप्शन होगा आपका। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। सोचने के उच्च स्तर कैसे हो जाएगा भाई? 5 ही सूची तो हाई लेवल की तो होगी नहीं थिंकिंग, तो ये तो होगा नहीं। विश्लेषण, सोच को नहीं, विश्लेषण तो हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। त्रिविम तो 3D होता है ना, 3D आकृति हमने आपको बताई थी इससे पहले वाले वीडियो। 3D आकृति इस तरह की होती है, 3D आकृति। ये 3D आकृति 3 शेप आती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी बचा गया, यही तो बचा। सोचने के निम्न स्तर को 1/2 भिन्न होती है। आप इसी तरह की और भिन्न बना के लाओ, तो उसके बारे में 5 भिन्नों की सूची बना के लाइए, तो वो बना के लाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। 4 खम्भे हैं जिनकी माप 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी, 235 सेमी है। 4 खंभों की माप हो गई। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है, समान लंबाई मतलब सबकी 105 105 105 है, तो प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये तो हमने बता दिया ना 105 105। आप बच्चों को समझाएंगे ना। तो ये सवाल किस लिए पूछा गया है? देखिए एचसीएफ एलसीएम नहीं भाई, एचसीएफ एलसीएम कहाँ से आ जाएगा यहाँ 5th क्लास में? गुणक और गुणज, गुणक और जो गुणक कहाँ पे होगा? ये भी नहीं होगा। एचसीएफ ज्ञात करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। डी क्या है? सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। आप बच्चे की समस्या समाधान का कौशल बढ़ा रहे हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल यानी हॉट्स क्वेश्चन जो आपके होते हैं सीबीएसई की बुक्स में, हॉट्स क्वेश्चन लिखे होते हैं, सबसे लास्ट में होते हैं। ये आधारित प्रश्न मांग करते हैं एल्गोरिदम के ज्ञान को, नहीं, एल्गोरिदम के ज्ञान को तो मांग नहीं करेंगे, एल्गोरिदम का ज्ञान नहीं होगा। संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, हॉट्स क्वेश्चन में कहाँ संकेत और चित्र आ गए? ये तो कभी होगा नहीं। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, ये भी हो सकता है। तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की, नहीं। हॉट्स क्वेश्चन से नियम सूत्र थोड़ी निकलवा रहे, उसके लिए तो हम पूछ सकते हैं, उससे सीख सुन सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन होगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त जो व्यू रचना है जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? भूमिका निर्वाह या रोल प्ले
हो सकता है। व्यू रचना में भूमिका निर्वाह होती है। बहुत सारे सवाल को हल करना नहीं, बहुत सारे सवाल को हल करना नहीं है व्यू रचना में, ऐसी कुछ बात नहीं है। सूचना और संप्रेषण तकनीक, आईसीटी कहाँ से आ जाए, टेक्नोलॉजी तो इसमें होगी नहीं। प्रतिरूपों का प्रयोग करना नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो देखिए, आकार और स्थान यानी 2D आकृति की बात हो रही है, जो प्राइमरी लेवल में आप बच्चों को 2D सिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो उसमें क्रम बताना है। ये देखिए 4 क्रम दिए गए, तो पहले ऑप्शन हम पढ़ लें सारे। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2D आकृतियों को छांटेंगे। भाई पहले तो 2D आकृति छांटो ना, कौन सी 2D है, यानी 2 डायमेंशन है। तो सी ऑप्शन हमारा पहले होगा। तो सी वाले में कौन सा, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये दोनों नहीं है, तुरंत काट दिए। तो सी के बाद ए आएगा, सी के बाद बी आएगा। देखते हैं सी के बाद ए का क्रम बन रहा कि नहीं बन रहा। सी के बाद पहले ए देखेंगे कि 2D आकार, हमने पहले 2D आकारों को छांट लिया। सी ए था और सी बी था, और सी के बाद बी क्या है, ए क्या है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। हाँ, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। नहीं, वो तो बाद में होगा, वर्णन बाद में होगा। तो 2 के बाद सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो आपका क्रम क्या होगा, सी ए डी और बी बी होगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, बी अधिकतर सूत्रों को याद करना चाहिए। भाई अच्छे गणितज्ञ की क्या विशेषता हो सकती है, आप अपने हिसाब से बताइए कि अच्छा गणितज्ञ किस तरह का होगा। सोचिए, बहुत जल्दी सवालों को हल करना आना चाहिए उसको, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना आना चाहिए। तो अच्छा गणितज्ञ कैसा होता है, अच्छा गणितज्ञ वह होता है जिसके अंदर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना आना चाहिए, कि वह कैसे उन क्वेश्चंस को समझे, ठीक, उनको लागू करे और उनके बीच में रिलेशन बना सके। तो ये अच्छे गणितज्ञ होने की विशेषता होती है। तो अच्छे गणितज्ञ होने के लिए डी ऑप्शन आपका जरूरी है। गणित की प्रकृति कैसे होती है, सजावटी नहीं, सजावट कहाँ होती है, वो तो आर्ट में होती है। कठिनता होती नहीं, तार्किक। गणित जो होती है तार्किक सब्जेक्ट होता है, ये लॉजिक होता है, समस्या के लिए तो नहीं होता भैया, लॉजिकल होता है गणित। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, दिमाग लगाइए। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। जाहिर सी बात है भाई, बीजगणित, ज्यामिति और ये सब एक दूसरे पर निर्भर है, कहीं ना कहीं उनका यूज होता है। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता, कैसे पढ़ लोगे, ये तो होगा नहीं। बीजगणित को पढ़े बिना, भैया बिना पढ़े कैसे कर लोगे बीजगणित को, अरे कैसे हो जाएगा बिना पढ़े यार। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चैप्टर 2 पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी का दूसरा चैप्टर है, पाठचर्या में गणित का स्थान एवं गणित शिक्षण के उद्देश्य। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या, एनसीएफ जो आपने सीडीपी यूपी टेट की में पढ़ा था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। तो भाई प्रतिरूप भाग है क्या, चौपड़ टाइलिंग भाग है, अनुपात भाग है, सममिति भाग है। तो एनसीएफ यानी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 थी, उसके हिसाब से अनुपात जो है, रेशियो जो है, वो इसका भाग नहीं है, प्राथमिक विद्यालय में नहीं लिया गया है। आपको ये अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर में है रेशियो। तो बच्चों को गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना, तो ये सब होता है, यानी प्रतिरूप सब होगा, लेकिन अनुपात ये आपका इसका हिस्सा नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।